हाँ तो बच्चों, हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हमने अभी तक 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब प्रोटीन्स के बाद बारी आती है न्यूक्लिक एसिड्स की। वो आज हमें स्टार्ट करना है और आई थिंक हम आज के आज ही कंप्लीट करने वाले हैं इस आर्टिकल को, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, तो सुनना ध्यान से, ये अदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल होते हैं, यानी कि वो बायोमोलिक्यूल, द बायोमोलिक्यूल्स which are responsible for heredity transfer from one generation to other generation, other generation, and for protein synthesis. तो ये वो बायोमोलिक्यूल, तो जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो ये वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हेरिडिटी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है ना, एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन आवर बॉडी। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बिकॉज दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, इसी वजह से इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक तो टाइप्स होते हैं 2। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का जो आपका फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये आपका क्या है? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ, ठीक है, तो जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ के आ चुके हैं, तो ये जो डीऑक्सी राइबो है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में, या डीएनए की स्ट्रक्चर का एक पार्ट आपका क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जो कि 5 कार्बन वाली एक क्या होती है? एल्डोल शुगर है, जिसे कहा जाता है पेंटोज शुगर। इसका मतलब ये होता है कि डीएनए में एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। जबकि आरएनए में आपकी क्या, राइबो का मतलब राइबोज शुगर से है। किससे है? राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अब आपको समझ आ रहा होगा कि डीएनए में क्या होता है। डीएनए में हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं किसकी, हेरिडिटी ट्रांसफर कैसे होती है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें आपका क्या रहता है, वो बने होते हैं किससे? एक तो प्रोटीन से, और प्रोटीन के साथ साथ होते हैं न्यूक्लिक एसिड,
जो कि हेरिडिटी ट्रांसफर में मेन रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? तो अब बात करते हैं किसकी, तो ये जो डीएनए आरएनए है दोनों ही आपके क्या है, बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड है क्या। ठीक है, इससे पहले हम एक छोटी सी बात और जान लेते हैं कि जो डीऑक्सी है, डी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से अगर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, जब भी राइबोज शुगर के आपके क्या सेकंड कार्बन से क्या हो जाता है, सेकंड कार्बन से राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव रहता है तो उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है? जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक डीएनए के केमिकल कंपोजिशन की, तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। न्यूक्लिक एसिड वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए में अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसे बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब आरएनए की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ जो डीऑक्सी, डीएनए में जो डीऑक्सी राइबो है, इट इज टेकन फ्रॉम डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, विच इज अ पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। एंड आरएनए में जो राइबो है, इट इज टेकन फ्रॉम राइबोज शुगर। मतलब डीएनए आरएनए को बनाने में, इनकी स्ट्रक्चर को बनाने में कार्बोहाइड्रेट का भी रोल होता है, ये बैकबोन का काम करती है। जो पेंटोज शुगर है न्यूक्लिक एसिड्स की बैकबोन कही जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। जो राइबोज है, जो भी राइबोज शुगर होती है उसमें अगर सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जो OH ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो तब इसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज। ये डीएनए में मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का केमिकल कंपोजिशन होता क्या है? देखिए, तो अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की, तो जब भी हम क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं एक न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का या फिर आरएनए का, तो ये प्रोड्यूस करता है क्या क्या, तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट, या तो डीऑक्सी राइबोज, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज प्रोड्यूस करेगा, और अगर आरएनए है तो राइबोज प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो राइबोज है किसमें मिलती है, फाउंड इन आरएनए में मिलती है। और अगर हमारे पास क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रोड्यूस हो रही है तो ये डीएनए में मिलती है, डीएनए से प्रोड्यूस होती है, फाउंड इन डीएनए। मतलब जब भी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आरएनए पेंटोज शुगर देता है राइबोज शुगर, ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी क्या होती है, बीटा राइबोज होती है। कौन सी होती है? बीटा राइबोज। क्लियर है? और इसी तरीके से जो हमारे पास क्या है, आरएनए जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका होता है तो जो पेंटोज शुगर बनती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, और ये भी बेसिकली बीटा डीऑक्सी राइबोज ही है, डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब भी किसी न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसमें पेंटोज शुगर बनती है। अगर आरएनए है तो बीटा राइबोज, और आपका क्या है, डीएनए है तो बीटा डीऑक्सी राइबोज। दूसरा कंपोनेंट बनता है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि नॉर्मली फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है, बट H3PO4 which is present which is found in the form of phosphate group, found in the form of phosphate group। ये phosphate group की फॉर्म में मिलता है in their structure। तो स्ट्रक्चर में किस फॉर्म में मिलता है,
ये मिलता है फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में। अब ये फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट आपका इस टाइप का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। अगर PO4 की अगर मैं बात करूँ तो इसे बोलते हैं PO4 3 नेगेटिव। इनमें से आपके पास क्या है, इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाएगी, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। इस टाइप का स्ट्रक्चरल पार्ट हमें DNA RNA की स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, जो फॉस्फोरिक हाइड्रोलिसिस पर फॉस्फोरिक एसिड देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये वाटर से एक H ले लेगा, यहाँ भी ले लेगा और यहाँ भी ले लेगा, तो तब क्या बनेगा, H3PO4 बन जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक थर्ड कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये क्या होते हैं, ये मोनो हेट्रोसाइक्लिक या फिर डाई हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जो कि बेसिक होते हैं नेचर में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो आपके क्या है, कंपाउंड्स हैं जिनमें एक रिंग होगी, मोनो हाइड्रोसाइक्लिक का मतलब एक रिंग होगी, क्लोज रिंग होगी, जो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनी होगी। मतलब रिंग को बनाने में अलग अलग टाइप के एटम्स लगे होंगे, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आई बात? तो जब भी हमारे पास मोनो हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हो या डाई हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हो और वो बेसिक हो नेचर में, तो उसे बोल रहे होते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो मोनो हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे पास होते हैं, मोनो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, ये होते हैं आपके पिरिमिडीन, PYRIMIDINE, पिरिमिडीन। क्लियर? इन्हें पिरिमिडीन कहा जाता है। और जो डाइहाइड्रोसाइक्लिक होते हैं इन्हें बोलते हैं प्यूरीन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके सामने एग्जांपल है मोनो हेट्रोसाइक्लिक में, देखना ध्यान से, यहाँ कार्बन है रिंग बनाने में, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये हेट्रो एटम कहलाते हैं, दैट्स व्हाई द रिंग इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। और क्योंकि एक ही रिंग बनी है तो इसीलिए इसे कहा जाएगा मोनो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन इन द रिंग फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये एक आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, जिसका नाम होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डाइहाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हें बोलते हैं प्यूरीन। प्यूरीन जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, यहाँ दो रिंग बनी हुई है, एक ये रही क्लोज्ड और एक ये रही। ठीक है ना? तो जब भी आपका डाइहाइड्रोसाइक्लिक दो रिंग जो हेट्रोसाइक्लिक है वो आपके पास प्रेजेंट हो, उनमें नाइट्रोजन रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल, तो देखना ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है ये रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आपके क्या रहते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। सबसे देखो यहाँ लोन पेयर है तो ये बेसिक है नेचर में। क्लियर है? समझ आई बात? इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्वानिन, G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इनका। ठीक है, तो जो आप बात करते हैं किसकी, पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन हमारे पास तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक तो यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है, एक होता है आपका थायमीन, THYMIN, थायमीन, एक होता है हमारे पास साइटोसिन, साइटोसिन। क्लियर है? क्योंकि ये मैंने सामने बनाया है, CIN की जगह SIN होगा। ठीक है, SIN, साइटोसिन। क्लियर है? और जो प्यूरीन होते हैं, प्यूरीन मैं नीचे लिख देता हूँ, प्यूरीन, ये दो होते हैं अपने पास, एक तो ग्वानिन जो आप लिखा ही है G, ठीक है, और एक होता है आपका एडेनिन, एडेनिन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कॉम्पोजिशन को देखना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमें बताता है, क्या बताता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कि ये हाइड्रोलिसिस पर तीन कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा आपका नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर में दो हो सकती हैं, तो राइबोज या फिर डिऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए में मिलती है, या आरएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या मिलेगी, राइबोज, और डीएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेगी डिऑक्सीराइबोज, जिन्हें रेस्पेक्टिवली आप बीटा राइबोज एंड बीटा डिऑक्सीराइबोज भी बोल सकते हैं। और फॉस्फोरिक ग्रुप डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर में आपका एज फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो मैंने नीचे बताया। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस मोनो हेट्रोसाइक्लिक और डाई हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग
कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? और मोनो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस को बोला जाता है पिरिमिडीन, और जो हमारे पास डाई हेट्रोसाइक्लिक होते हैं इन्हें बोला जाता है प्यूरिन। पिरिमिडीन यूरेसिल थायमिन साइटोसिन होते हैं और प्यूरिन आपके एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो अभी मैं आपको ये जो आपके पास क्या है, राइबोज शुगर है, डी राइबोज शुगर है, इनकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार, देखिएगा ध्यान से। देखो, राइबोज शुगर की अगर स्ट्रक्चर बनानी है तो ये आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनानी पड़ेगी जैसे आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज की बनाई थी, ठीक है ना, ऐसे यहाँ बनेगी। तो अगर मैं बनाऊँ तो ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर थी जिसे हम बोलते थे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो यहाँ ये आपके राइबोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन एटम्स हैं, इनकी दो वैलेंसी पूरी हो चुकी है कि एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है? तो यहाँ आपके क्या है, 5 में से 4 कार्बन इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 रिंग फॉर्मेशन में। तो फिफ्थ यहाँ होगा जिसे हम CH2H लिखेंगे। क्लियर है? अब बात करता हूँ बीटा की। तो बीटा के लिए मुझे लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, तो ये ऊपर वाला राइट है, इधर से लेफ्ट और ये राइट है। तो लेफ्ट में आपको क्या रखना है, OH प्लेस करना है, तो मैं यहाँ OH प्लेस करता हूँ, तो ये बीटा फॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और जो आपके पास देखना ध्यान से 1 2 3 4 5, इन्हें आगे स्टडी करेंगे कि इन्हें नॉर्मली तो 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब ये DNA या RNA की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो तब इन्हें कार्बन को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश नेम दिए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बात करता हूं मैं किसकी, OH रखने की। तो OH आपका एक तो फर्स्ट कार्बन पर हो गया ऊपर वाली साइड यानी कि लेफ्ट साइड में, इसीलिए बीटा होगा। अब जो हमारे पास सेकंड थर्ड कार्बन पर OH होते हैं वो दोनों ही आपके क्या होते हैं, राइट साइड में होते हैं। ठीक है? अब कार्बन एटम्स की वैलेंस सेटिस्फाई कर देनी है, कर देते हैं, लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास बीटा राइबोज। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये O रिमूव कर दिया जाए, यहां से क्या कर दिया जाए, ये ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी बीटा डीऑक्सीराइबोज। तो देखिएगा बीटा डीऑक्सीराइबोज में क्या होने वाला है, बीटा डीऑक्सीराइबोज में स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसे, होनी यही वाली स्ट्रक्चर है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ही। ठीक है? तो ये बना, ये वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अब हम ले लेते हैं CH2H। अगेन यहाँ OH आपका ऊपर ही रखना है टॉप कैटेगरी में, फर्स्ट कार्बन पर। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये जो डैश वाला आपका नंबर है 1 2 3 भी डाल सकते हैं अभी तो, लेकिन जब स्ट्रक्चर में बात करोगे DNA RNA की स्ट्रक्चर की, तो तब ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कह देंगे, तो ताकि हमें आसानी हो जाएगा पढ़ने में, इसलिए मैंने पहले ही डैश से रिप्रेजेंट कर दिया आपके लिए। तो यहाँ OH रख लेना है, फिर यहाँ आपका OH आता था, देखो इस वाली स्ट्रक्चर में OH था, यहाँ भी H होगा और यहाँ भी H होगा। क्लियर है? बाकी सेम स्ट्रक्चर बननी है जैसी बन रही थी पहले। ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी में। तो ये कहलाती है आपकी बीटा डीऑक्सीराइबोज, और ये आपको DNA में मिलती है। क्लियर है? जब DNA का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो ये स्ट्रक्चर मिलती है। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाई है हमने, क्योंकि आप सबने पहले से ही सीखी हुई है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनानी फ्रक्टोज के लिए, तो आपको आसान लग रहा होगा ये। ठीक है? अच्छा, स्ट्रक्चर के नीचे आपका जो नाम है वो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं सामने लिख देता हूँ उनके। ठीक है? तो ये है बीटा राइबोज, इसे बोलते हैं बीटा राइबोज, और इसे बोलते हैं बीटा डीऑक्सीराइबोज। क्लियर है? इसे बीटा राइबोज, इसे बीटा डीऑक्सीराइबोज। ओके? यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद तो यही है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है ना? अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो था केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। उसमें हमने स्टडी कर लिया है कि आपके पास क्या बनता है जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, तो हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है? एक पेंटोज शुगर, दूसरा आपका क्या फॉस्फोरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है?
अब बात करते हैं कि आपस में कैसे अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, ठीक है। अब मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें अच्छे से डिस्कस करना है। सुनिएगा, कोई भी ऐसी यूनिट जो बनती है अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर, यानी कि अगर आपके पास कोई पेंटोज शुगर है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, कोई भी, और उसके फर्स्ट पोजीशन पर बेस अटैच्ड हो, जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, कोई भी हो, अगर अटैच्ड है तो तब उस यूनिट को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। तो क्या बोला जाता है इसे? न्यूक्लियोसाइड। इस यूनिट को बोल देंगे हम न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। कैसे? एग्जाम पे अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, समझ रहे हैं। देखिए, मान लो आपके पास ये राइबोज शुगर है, ठीक है, ये हमारे पास एक राइबोज शुगर है। अगर डीएनए होता तो ये डीऑक्सीराइबोज होगी, ठीक है ना। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस है नहीं आरएनए और डीएनए की नॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और भी बात करेंगे, देखना। देखिए, तो अब हम वही स्ट्रक्चर वापस बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहाँ CH2H था अपने पास, CH2OH, ठीक है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH। अगर ये डीएनए के स्ट्रक्चर होते तो ये ऑक्सीजन नहीं होता, H होता केवल, ठीक है। यहाँ H बीटा बनाना था हमें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो हमने बीटा, जो ये बीटा आपका क्या है, राइबोज है, बीटा राइबोज है ना। तो ये बेसिकली बीटा डी राइबोज होती है, बीटा डी राइबोज है ना, ठीक है। और डीएनए में बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज होती है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझे, अगर ये वाला पार्ट एक बेस के साथ, जो आपका अभी बताया था मैंने कि हेट्रोसाइक्लिक, मोनो हेट्रोसाइक्लिक या डाई हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है, अगर उनसे कनेक्टेड हो, ये कौन सा कार्बन है, 1' मैंने कहा था ना इसे 1' ले लेना है। देखो, अब स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में मैंने कहा था कि क्या होने वाला है हमारे पास, मैंने ये कहा था कि हमारे पास राइबोज शुगर के कार्बन को 1', 2', 3', 4' एंड 5' से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ये नहीं होता तो नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। क्लियर है? तो ये जो यूनिट बनी है अभी, जो भी यूनिट है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर ऐसी ही यूनिट, ये जो 5th कार्बन है, ये 5th कार्बन लिखा है यहाँ 5', यहाँ तो ये 1' आपका था, ये वाला कार्बन 1', यहाँ ये 5th जो पोजीशन है, यानी कि 5th कार्बन, यहाँ 1' था, यहाँ 5th कार्बन, यानी कि ये आपका क्या हो, फॉस्फोरिक अगर ग्रुप से, किससे, फॉस्फोरिक एसिड से, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो भी बताया था मैंने, उससे कनेक्टेड हो, तो तब बोला जाता है इसको न्यूक्लियोटाइड, तब इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यही स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनानी है, बस डिफरेंस यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। अगर डीएनए होता तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, यहाँ ऑक्सीजन हट जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, वही बना के दिखा देता हूँ अभी फटाफट से, क्विकली करते हैं इसको। ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, वही बेस है, जिसे आप नाइट्रोजनस बेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर की ज़्यादा जरूरत नहीं है नाइट्रोजनस बेस की, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे बेस लिखकर काम चल जाता है, समझ आता है हमें, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ OH हुआ, यहाँ H हुआ, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ CH2OH। जो ये CH2OH है, OO, ये वाला हो, ठीक है ना, ये कनेक्टेड होगा PO से, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और फिर O नेगेटिव। तो ये किसका पार्ट है, फॉस्फोरिक एसिड का, पार्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, पार्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या है, इतना पार्ट किसका है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो जब भी न्यूक्लियोसाइड है आपका 5' पोजीशन पर, 5' पोजीशन पर क्या होता है, कनेक्टेड होता है फॉस्फोरिक एसिड के पार्ट के साथ। तो ये तो जो भी आपका होल यूनिट बन के आई है, होल स्ट्रक्चरल पार्ट बन के आया है,
इस होल स्ट्रक्चरल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्लियर है? वापस से देख ले, जब भी हमारे पास पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड होगी तो इसे बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अगर ऐसा ही न्यूक्लियोसाइड फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड के पार्ट से कनेक्टेड हो तो तभी से बोला जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? तो इनके कॉम्बिनेशन से, ऐसी यूनिट के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाता है? हमारा जो बहुत सारी यूनिट्स अगर ऐसी कंबाइन हो जाए तो तब बनता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, जिसे आप अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आरएनए बोल सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसे आपने पढ़ा होगा कभी कि वॉटसन एंड क्रिक ने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था? डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था डीएनए का। ठीक है, उस डबल स्टैंडर्ड मॉडल में क्या कहा गया था कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अराउंड वाउंड रहती हैं। ठीक है ना? किस तरीके से? तो ध्यान से समझना, पहले हम ये समझ लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। ठीक है ना? ये थर्ड पॉइंट ये बता रहा है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो लार्ज नंबर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ये ज्वाइंट होते हैं टुगेदर। ठीक है, थ्रू 5' एंड 3'। देखो ये 5' पोजीशन है। ठीक है ना? ये 5' पोजीशन ऐसी ही किसी दूसरी यूनिट की 3' पोजीशन के साथ कनेक्टेड होगी, यहाँ इस OH के साथ। तो ये H हटेगा यहाँ से और ये कनेक्टेड होगी, ये नहीं कनेक्ट होगा, बेसिकली ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगी। क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगी, तो तब क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन अगली वाली यूनिट के आपके क्या 3' के ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर जो भी स्ट्रक्चर बनाएगी उसे बोला जाएगा कि दो न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे तो डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर ऐसे ही यही ऑर्डर, यही मैनर फॉलो किया जाए आगे तक बहुत सारी यूनिट के कॉम्बिनेशन के लिए, तब इसे बोला जाता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। अच्छा, और वहां का जो लिंकेज होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से समझना, आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास? नेक्स्ट विल बी, देखो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नाइट्रोजनस बेस AG एंड आपका CT थे। ठीक है, देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है ना? ये डीएनए में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं आपको? डीएनए में। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन डीएनए में मिलते हैं। यानी कि जब भी हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं तो जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 मिलते हैं आपके डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और एक और बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं, ध्यान से समझना। जो यहाँ हमारे पास A है और A एंड T, इनके ये आपके क्या रहते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। डबल बॉन्ड नहीं है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बात करें G की और C की, CG या GC, ऐसे TA या AT, ये आपके क्या होते हैं? GC ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डेड से कनेक्टेड रहते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे कनेक्टेड होते हैं। और जब इनके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि A जो ये हमारे पास क्या है, पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। पिरिमिडीन, प्यूरिन हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और इनके अगर हम बात करें तो इनमें आपकी क्या होती है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और यही रिवील करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ही रिवील करती है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि डीएनए में
दो पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से एक दूसरे के बाउंड होती है। कैसे? ऐसे। एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से बाउंड होती है। समझ आई बात? और जो ये आपकी क्या है, दोनों की दोनों, अगर ये 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा। इसी तरीके से अगर ये 5 डैश था तो ये 3 डैश है और ये 5 डैश होगा। ठीक है, इनके बीच अगर हम बात करें तो जो ए एंड टी है, ये ए टी इस तरीके से आपके कनेक्टेड होते हैं, जी सी ऐसे। तो ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये और एक ये। तो ये दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इन नाइट्रोजनस बेस के थ्रू ही हाइड्रोजन बॉन्डेड के इनके बीच होने की वजह से कनेक्टेड होती है टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। क्लियर है? तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन pyrimidine एंड प्यूरिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस ही रिवील करती है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आरएनए में, तो ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, ये तीनों आपके आरएनए में भी सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन थायमिन जो है वो थायमिन टी इट इज रिप्लेस्ड इन आरएनए। तो यहाँ AGCU यूरेसिल से रिप्लेस होता है, तो ये आरएनए में मिलते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज रिप्लेस्ड इज नॉट फाउंड इन डीएनए। कौन सा डीएनए में नहीं मिलता? तो डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं मिलता। इसी तरीके से आरएनए में थायमिन नहीं मिलता। क्लियर है? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए में जो आपका क्या है, अगर थायमिन को यूरेसिल से रिप्लेस किया जाए, ठीक है, डीएनए में मतलब थायमिन किससे, सॉरी आरएनए में यूरेसिल किसके प्लेस में होता है डीएनए से कंपेयर करने पर? क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। आई थिंक यहाँ तक सब समझ आया होगा। अब मैं इसके लिए एक और बात बता दूं, आरएनए में, आरएनए के एटी एंड जीसी के बीच कोई आपका क्या है, कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं होती। इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। कैसी होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो नॉर्मली डीएनए की स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच आपके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है pyrimidine एंड प्यूरिन के बीच, विच आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता साइटोसिन एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, नहीं, ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। यही रीजन है कि जो एक डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, ये स्ट्रैंड सेम नहीं होते, नॉट सेम, बट आर आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझ आई बात? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इधर का स्ट्रैंड में अलग कर लूं तो मुझे ए जी ऐसे मिल रहा होगा, तो मुझे दूसरे वाले पता होंगे, क्योंकि ए के साथ कॉम्बिनेशन टी करता है, जी के साथ सी करता है। क्लियर है? समझ आई बात? अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की, तो ज्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। पहले मुझे न्यूक्लियोटाइड की बनानी पड़ेगी, 2-3 स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड बना के दिखा देता हूं आपको। देखना, ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, ये रही न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लेना है? नाइट्रोजनस बेस। क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस, है ना? तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा नाइट्रोजनस बेस। तो अभी अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो देखना, ये रहा ओ, यहाँ, ठीक, यहाँ तो हो गया बेस, वही वाला जो आपने पहले से पढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका क्या, अगर हम बात करें ये OH H और ये आपका CH2, और जो CH2 के साथ OP डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ आपका O माइनस और डबल बॉन्ड O इधर ले लेगा। ठीक है, ये कनेक्टेड होगा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट ध्यान रखना ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश एंड ये 5 डैश। तो इसके 3 डैश के नीचे 5 डैश आना चाहिए। 5 डैश का भी ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ ये वाली पोजीशन लेकर के आता हूँ, O नेगेटिव, ठीक है, बाकी वैसे ही बनाएंगे जैसा था, P डबल बॉन्ड O
O नेगेटिव, फिर OCH2, फिर से आपका क्या वही इसी तरीके का जो भी था अपने पास ये, ठीक है, O ऐसी स्ट्रक्चर बना ली हमने, ठीक है, जैसी ऊपर वाली है बिल्कुल सेम ऐसी बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया बेस, वही ऐसे रिंग से बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ H लगाया, यहाँ OH लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ फिर से OH, यहाँ फिर H, ठीक है। एक और बना लेते हैं और यही पैटर्न आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अगर ये दो ही कॉम्बिनेशन करें तो इसे बोलते हैं हम डाइन्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन करते जाएं तो फिर बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिएगा फिर, ठीक है, आगे बात करते हैं CH2। जो CH2 है फिर से वही इसी तरीके का अरेंजमेंट बनाएगा, है ना। ये तो वैसे ही बनना है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक। ये फिर से कनेक्ट होता जाएगा किसी और के साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको इन्हें, बेस, H OH या फिर H, अच्छा ये तो छोड़ दिया ना, OH और H। सॉरी, देखिए अभी मैं 3 यूनिट दिखा पा रहा हूँ इस बोर्ड पर, ठीक है। उम्मीद है कि तीसरी वाली कट गई होगी भाई, देखते हैं एक बार। हाँ, बोर्ड से थोड़ा कट रहा है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा करके देखता हूँ, हो जाए तो पॉसिबल। हाँ, मैं स्ट्रक्चर पर लेकर जा रहा हूँ अभी से, ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये रहा पार्ट, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं किसकी, देखना ध्यान से। देखो अभी क्या है, ये H नहीं हुआ है, ठीक है, ये H, ठीक है। इसके पास देखो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, HOP डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हम कन्वीनियंस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं O नेगेटिव लगा के, लेकिन O नेगेटिव नहीं होते एक्चुअली, ठीक है, OH की फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं यहाँ OH कंसिडर करूँ और यहाँ OH है, तो इसका H और इसका OH वाटर एलिमिनेट करेगा, इसका H इसका OH वाटर एलिमिनेट करेगा, और जैसे ही वाटर एलिमिनेट करेगा तो ये आपका P डायरेक्टली इस 3 डैश के, ठीक है, और ये 5 डैश, ये 5 डैश, इस 5 डैश के साथ 3 डैश कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आई क्या बात? ऐसे ही ये वाला आपका क्या है, ये जो O है किसी और ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ होने वाला है, यहाँ का OH यहाँ के H के साथ आपका कॉम्बिनेशन करेगा, तो इसके साथ ये 5th पोजीशन, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, ठीक है। फिर से 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, ठीक है। तो ये जो आपका 5th पोजीशन है फिर से कॉम्बिनेशन करेगी, और ये फिर से कॉम्बिनेशन करेगा, ये फिर से कॉम्बिनेशन करेगा। तो ये जो अब चेन बनेगी ऐसी बनती जाएगी, तो इस चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी ही चेन न्यूक्लियोटाइड, ऐसी ही चेन डीएनए में ये वाली चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी ही चेन आपकी क्या होती है, ऐसी ही चेन, देखो ये 3 डैश है ये रहा, तो ये वाला 5 डैश बचा इधर वाला ऊपर, ठीक है। समझ आई बात? तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया अपने पास। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए में आपकी बाउंड होती है एक दूसरे के अराउंड कोइल्ड होती है, और क्या बनाती है, वो बनाती है आपकी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या ड्यूअल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर है? क्यों बनती है? क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया कि pyrimidine और प्यूरीन जो आपके नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उनके बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आती है जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है। लेकिन आरएनए में ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए उसकी स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बात करें, ठीक है। अब समझिएगा, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए कैन फॉर्म इट्स आइडेंटिकल कॉपी। ये अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना सकता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है
सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जब सेल डिवीजन होता है तब ये डीएनए क्या कर सकता है, अपनी कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी बना सकता है। क्यों ऐसा इसलिए मैंने लिखा है कि ये जो आपकी क्या है, जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ये आपकी क्या होती है, ये सेम तो होती नहीं दोनों, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के। अगर मान लो हमें एक पार्ट पता भी हो, ये डीएनए का एक पार्ट है ए टी जी सी, ठीक है, सी जी टी ए और सी जी, ऐसा कुछ करके अगर इसे तोड़ भी दिया जाए तो ये दो आइडेंटिकल कॉपी बना लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, इधर का पार्ट अगर हमें पता है ए जी सी टी सी, और इस वाले में इधर का पार्ट पता है टी सी जी ए जी, तो इधर के पार्ट बनाने आसान है क्योंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी कनेक्टेड होगा, इधर डबल के साथ टी कनेक्टेड होगा, इधर फिर सी, फिर जी, फिर से ए, इधर वाले में टी कनेक्टेड होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी कनेक्टेड होगा, इधर वाले में जी कनेक्टेड होगा, इधर वाले में डबल बॉन्ड के साथ ए कनेक्टेड होगा, फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जी कनेक्टेड होगा। तो देख लो ये दोनों आइडेंटिकल कॉपीज हैं, तो एक इनमें आपकी पेरेंट्स में रह जाती है सेल डिवीजन के टाइम, एक ऑफस्प्रिंग्स में चली जाती है, और इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से डीएनए जो आपकी क्या है जेनेटिक कोड है, यानी कि हेरिडिटी है, वो आपका ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो डीएनए का एक एप्लीकेशन हुआ कि हेरिडिटी ट्रांसफर करता है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एक एमआरएनए, एक मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको, एक टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आरएनए मेनली आपका क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, बट उसके लिए कोडिंग डीएनए ही करता है पहले आरएनए में। ठीक है ना, और ये जो आरएनए है, तीनों टाइप आरएनए के, एमआरएनए, टीआरएनए, अपने अपने रोल प्ले करते हैं। पहले एमआरएनए मैसेज लेकर जाता है डीएनए से, कोडिंग करता है, ठीक है, इसकी आरएनए की, फिर ये ट्रांसफर करता है उस मैसेज को, फिर आपका क्या होता है, किसको, राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, तो दो मेन यूज है आपके क्या, डीएनए के हेरिडिटी ट्रांसफर एंड आपका जो कि डीएनए करता है, और आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो आरएनए करता है। ठीक है, मेनली आरएनए करता है। क्लियर? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए के स्ट्रक्चर में थायमिन एजीसीटी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एडेनिन वालिन साइटोसिन थायमिन नाइट्रोजनस बेस, जबकि आरएनए में क्या होते हैं, एजीसीयू होते हैं, एडेनिन वालिन साइटोसिन यूरेसिल आपके क्या नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? इसकी जो आपकी क्या है नाइट्रोजनस बेस है, उनके बीच कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं होती, इस वाले में होती है। ठीक है, समझ आई बात? यहाँ आपका क्या होता है, डीएनए में ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, जबकि आरएनए में यू ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ये हुए स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। क्लियर है? फंक्शनल अलग अलग यहाँ आपको बताई दिए हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेशन कर सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब ये आइडेंटिकल कॉपी बनाता है तो इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है ना, तो रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद आपने एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपने सुना होगा। ठीक है, अगर सुना है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नॉर्मली आपने फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी है या सुनी है, तो फिंगरप्रिंट किसके लिए, हर एक इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, और जिससे आपका क्या क्रिमिनल वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में होता क्या है, जो फिंगरप्रिंट है वो सर्जिकल मेथड या सर्जरी के थ्रू आपका चेंज कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, और चेंज करने के बाद ये आपके किसी दूसरे के भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, डीएनए को आपका क्या माना गया है, डीएनए में क्योंकि ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं एक स्पेसिफिक आपका सीक्वेंस में होते हैं। ये सीक्वेंस आपका हर इंडिविजुअल में अलग होता है बेसिकली। ठीक है, तो उसके अगर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ठीक है, तो ये फोरेंसिक आपका क्या हो सकता है, डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में या फिर किसी की पैटर्निटी को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जा सकता है, और इसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
मतलब हर एक आपका इंडिविजुअल का डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, और इसे यूज करके क्या किया जा सकता है, इसे यूज करके किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जनरली फोरेंसिक लैब में यूज किया जाता है, ठीक है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, पैटर्निटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और आपका डेड बॉडीज एक्सीडेंट्स में जो डेड बॉडीज होती हैं तो उनके पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रन से या फिर चाइल्ड से क्या कर लेते हैं, उनके डीएनए से मैच करके देखते हैं इसके डीएनए को, और डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था आपका फाइनल लेक्चर इसके रिगार्डिंग, बायोमोलिक्यूल के रिगार्डिंग, जिसमें हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है न्यूक्लिक एसिड को। थैंक यू सो मच।